आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए आरंभिक स्तर पर भाषा के तहत जो हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों की पूर्व में चर्चा कर चुके हैं उसी का अध्ययन करेंगे। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह। पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो विराम चिन्ह हैं उनके संकेतों के विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो चुकी है, लेकिन कौन से विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, आज उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला चलते हैं अल्प विराम की बात करते हैं। अल्प विराम देखिए, अल्प विराम की बात जो हम कामा के रूप में जानते हैं इंग्लिश में, इसका निशान यही है। वो उसका शाब्दिक अर्थ यही है कि अल्प माने थोड़ा, विराम माने रुकना या ठहरना, यानी थोड़ा ठहरना, जहां थोड़ा सा रुकना पड़ता है। बात करते समय कोई चीज का पठन जब करते हैं या हिंदी वाक्यों में इसका प्रयोग सभी विराम चिन्हों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी समझा जाता है। अल्प विराम के प्रयोग में पर्याप्त सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी बन जाती है। इसलिए अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकता है। पहली बात अगर जानना है तो यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद एक साथ होते हैं तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन घर जाते हैं या पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं। तो यहां पर राम, श्याम और मोहन, ये जो अलग अलग नाम हैं, इनके बीच अल्प विराम का ही प्रयोग रहता है, और जहां पूरा वाक्य खत्म हो जाता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य में दूसरे वाक्य का प्रारंभ करना हो तो वो भी संयोजकों के द्वारा होता है। समुच्चय बोधक संयोजकों की अतिरिक्त अगर बात करें तो अन्य संयोजकों जैसे अतः, परंतु, अतयो आदि से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गरीब है लेकिन बेईमान नहीं है, वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं है, वह कुछ शब्द लिख करके किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, अतएव ऐसा शब्द कुछ करते हैं तो जहां किंतु, परंतु, लेकिन आता है उसके पहले विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी प्रकार किसी वाक्य का प्रारंभ हाँ, नहीं, अच्छा आदि अवयव से होता है तो इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ मैं पढ़ूंगा, हाँ मैं खाना खाऊंगा, जो भी कुछ करके अगर हाँ लिखा है तो हाँ के बाद ऐसे कामा लगा करके ही उसके वाक्यों की पूर्ति की जाती है। हिंदी वाक्य रचना में कहीं कहीं अंग्रेजी वाक्य रचना से भी प्रभावित होता है। कभी कभी मुख्य वाक्य के बीच में विशेषण या क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं, इसमें दोनों अल्प विराम का प्रयोग होता है, दोनों। जैसे अगर बात आई कि विभीषण रावण का भाई था,
की शरण में आ गया। तो विभीषण ये नाम हो गया। यहां कामा लगा करके तब रावण का भाई था, फिर कामा लगा करके राम की शरण में चला गया। तो ऐसे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अर्धविराम की तरफ। तो अर्धविराम में अल्पविराम की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, अधिक खर्चा होता है, परंतु पूर्ण विराम की तुलना में कम। तो अर्धविराम की क्या बात है? जिसका निशान है, उसमें अक्सर देखा करते हैं कि सभी उपाधियों की बात करें कि लेखन में दो उपाधियों के बीच हमेशा अर्धविराम का ही प्रयोग होता है। जैसे एमए पीएचडी लिखना हुआ तो क्या है, एम ए, यहां क्या करें, तब पीएचडी। ऐसा लिखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर बीए बीएड लिखना हुआ, एमए बीएड लिखना हुआ, ऐसे ही बीच में अर्धविराम का प्रयोग करके ही करते हैं। एक वाक्यांश को दूसरे से पृथक दिखाने के लिए हमेशा अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे रास्ते में हमारी जेब कट गई, हमें पता ही नहीं, तो रास्ते में हमारी जेब कट गई, वहां कामा लगा करके ही हमें पता नहीं है लिखना होता है। अब तीसरा है पूर्ण विराम। जिसका निशान है, तो हम अक्सर देखते हैं पूर्ण विराम में पूरी तरह रुकना होता है। जब कोई कथन अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे लिखा जाए, राम घर जाता है, वह खाना खाया, घोड़ा दौड़ा, यानी कोई चीज पूरा हो रहा है तो उसमें सीधा पूर्ण विराम का वाक्य पूरा हो जा रहा है, हमारे एकदम रुकना है, शांत हो जाना है। उसी प्रकार से दोहा, सोठा, चौपाई आदि छंदों की बात ले ले तो एक पंक्ति के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे चौपाई ही ले ले, लखन हृदय लालसा विषेखी, जाय जनकपुर आइए देखो। तो लखन हृदय लालसा विषेखी, विषेखी के बाद जहां 16 मात्राएं पूरी हो जाती है वहां एक पूर्ण विराम होता है। और जब दूसरी पंक्ति आई कि जाय जनकपुर आइए देखी, तो वहां दो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये दो पंक्ति है। अब अगली बात चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसका निशान ये दो के आकार में लिख करके नीचे एक बिंदी लगा दिया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जिन वाक्यों में प्रश्न करने या पूछने की प्रक्रिया होती है अथवा जहां वाक्य की अनिश्चितता रहती है अथवा व्यंग्योक्ति होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो अर्थात जिससे किसी उत्तर की अपेक्षा की गई हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे भाई वहां आते हैं
तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम कैसे हो, यानी तमाम प्रकार की बात है। शायद आप ही वही हैं, क्या आप ही बनारस रहते हैं, ऐसे कुछ चीजें जो प्रश्नवाचक की बात करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि जहां प्रश्न सीधा पूछा जाए और उत्तर की अपेक्षा ना हो, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। प्रश्न भले सीधा पूछा जा रहा है लेकिन उत्तर की अपेक्षा न हो। जहां उत्तर मांगा जाता है, उत्तर के लिए प्रश्न किया जाता है, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाएगा और वो प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा ही जाता है। कोई पूछ लिया, कोई कहा मैं सब जानता हूं कि तुम कहां थे, या मैंने समझ लिया कि तुम इतनी देर में क्यों आए। तो कब, क्यों, कैसे, कहां से अगर देखा जाए तो ये प्रश्नवाचक की बात आ रहा है, लेकिन यहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। हर प्रश्न में कब, क्यों से प्रश्न नहीं समझ सकते, उसमें पूछने का तौर तरीका भी जानना पड़ेगा। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, तो विस्मयादिबोधक में क्या होता है, खड़ी पाई, जैसे पूरा आपका क्या हुआ, ये आपका पूर्ण विराम हुआ, लेकिन इसके नीचे ये बिंदी लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे चिन्ह जहां हर्ष, विषाद और विस्मय, घृणा, भय आदि का भाव होता है, वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर विस्मय की बात करें, विस्मय, तो विस्मय में क्या होगा, अरे तुम तो बड़े तेजी से आए, अरे ऐसा नहीं हो सकता था। तो क्या था, विस्मय है। और विषाद की बात करते हैं तो विषाद में वह बेचारा इस संसार से चला गया। और घृणा की बात आई, छी, ये तो बहुत गंदा है, अर्थात उसकी जिंदगी नरक है। अगर हर्ष की बात करें, आहा कितना सुंदर दृश्य है, कितना बढ़िया फूल है, यानी कुछ भी बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थना की बात आए, व्यंग की बात आए, उपहास की बात आए, तो इसमें भाव व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हे भगवान, सबका कल्याण हो, अर्थात अरे दुष्ट, अन्याय मत करो। तो ये चीजें हैं, अरे दुष्ट लिखने के बाद वहां इसका प्रयोग करना पड़ेगा। हे भगवान लिखने के बाद उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हे भगवान, अब यहां लिख करके सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो ऐसी बात है। तो यहां ऐसे शब्दों का प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। और जब भाव सूचक शब्द समझ जाते हैं, तभी ऐसे शब्द का, ऐसे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आए योजक चिन्ह बात।
योजक चिन्ह जिसको क्या कहते हैं, हाइफन, अंग्रेजी में शायद हाइफन ही कहते हैं। ऋण की भाग थोड़ा सा डैश कर देते हैं, निशान नहीं है। अक्सर द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। माता पिता, दिन रात, भाई बहन, धन दौलत, यानी तमाम ऐसे शब्द हैं। और दूसरी बात तो विपरीतार्थक शब्दों में विलोम शब्द अगर लिखते हैं तो उसमें भी हान यान जस एडजस ये सब चीज आदि अंत तक, इसमें जय पराजय, इसमें इसके बीच में प्रयोग योजक चिन्ह का करते हैं। दूसरी बात अगर पुनरुक्ति की बात आए, जब तक अर्थात जहां जहां अर्थात बार बार, ऐसे तमाम पुनरुक्ति का जो युक्तियां बार बार कही जाती हैं, अगर रातों रात कहना होगा तब भी ऐसे शब्दों का, ऐसे चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों की बात करें, कहते हैं ना 10 20 20 25 60 70, थोड़ा सा सीखा नहीं है, थोड़ा देकर कैसा लिखा। तो ऐसे जगह में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब निर्देश चिन्ह की बात करते हैं। निर्देश चिन्ह क्या है? वो भी योजक चिन्ह की ही भांति है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं। ये इसका निशान, इसका प्रयोग विवरण देने के लिए तथा प्रस्तुत करते समय एक विचार के बीच दूसरे विचार के आने के लिए किया जाता है। जैसे गद्य साहित्य के अनेक रूप हैं। अब जब गद्य साहित्य के अनेक रूप करेंगे कब लिखेंगे? नाटक, कहानी, जो भी विधाएं लिखना हुआ उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाटक कहानी 5 सेकंड लिखेंगे तो यहां गामा आएगा, यानी अल्प विराम, नाटक के बाद ही नाम लिखेंगे, फिर अल्प विराम लेकर के ही उपन्यास लिखेंगे, ऐसे। लेकिन गद्य के अनेक विधाएं हैं, उसमें लिखने के लिए बड़ा सा आपको निर्देश चिन्ह लिखना होगा। अगला है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसके पहले 2-3 का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर ऐसे लिखे तो ऐसे, अक्सर हेडिंग डालते होंगे तो आप ऐसे लिख देते होंगे। जब वाक्य की व्याख्या की जाए या विस्तार किया जाए या उसका विवरण दिया जाए तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग तो निर्देशक को भी इसके स्थान पर प्रयोग कर देते हैं। दोनों में सूक्ष्म अंतर की बात कही जाती है। जैसे कहा गया इससे निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं, तो वहां इसी का प्रयोग किया जाएगा। अब नंबर 1, नंबर 2, 3 लिखेंगे आप। यहां जैसे निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, ऐसा लिख करके ऐसे खींच करके तब आगे वो शब्द लिखेंगे। अब बात आई कोष्टक की। कोष्टक से जिसको और छोटा, मझला, बड़ा कोष्टक, ये 3 प्रकार के जो बताए गए कोष्टक
वाक्यों में किसी पद को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टकों में प्रयुक्त जो शब्द का वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, विशेषतः नाटकों में अभिनय संबंध के निर्देश या संकेत इस रूप में किए जाते हैं। कभी कभी हिंदी का कोई शब्द प्रचलित न हो तो उसके प्रयोग के साथ कोष्टक में भी प्रचलित कर दिए जाते हैं। कोई चीज लिखा जाता है तो उसको समझाने के लिए उसको कोष्टक में लिख दिया जाता है। अक्सर देखते हैं अगर लिखा गया 70,000 तो गिनती में लिखने के बाद कोष्टक में आप 70,000 शब्दों में भी लिख देते हैं। अंकों के बाद शब्दों में लिखने की प्रथा भी कोष्टक में लिखने का हिंदी में प्रचलन है। अपने लिए दूसरों को कष्ट देना, अब कोष्टक में लिख दिया कि चाहे वह लेख पढ़ने का ही क्यों न हो, अर्थात वो बताया गया कि अपने लिए दूसरों को कष्ट देना अच्छा में दोष है। या लिखा इनके शरीर का नाल तंत्र है तो नाल तंत्र का कम समझ में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी भी उसके कोष्टक में लिख देते हैं। पढ़ने की सुविधा के अनुसार, समझने की सुविधा के अनुसार कभी कभी हिंदी वाक्य के बीच में आने वाले संस्कृत वाक्य या वाक्यांश के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किंतु मैंने श्रीमद् भागवत गीता की उदारता का आशय लेकर के ऐसा लिखा गया तो संस्कृत में कोष्टक में क्या लिख दिया गया, ये यथामः प्रपद्यन्ते तास्तथैव भाजक में हम, यानी वो समझाने की बात कहती है। अगर हिंदी में लिखा गया कि शास्त्र जानने वाले भी मूर्ख होते हैं तो कोष्टक में लिख करके शास्त्राणीत्यात्मन्ति मूर्खाः ऐसा भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखे जैसे तो पैसा तो कोष्टक में अंग्रेजी में लिख देंगे टिट फॉर टैट, तो अन्य लोगों को समझने में आसानी होती है। अब बात आ गई उद्धरण चिन्ह की, तो हम उद्धरण चिन्ह की बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह में हमेशा ये लिखा रहता है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा अंग्रेजी इसको कहते हैं, तो अगर कुछ लिखना हुआ लिखा